हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और ये नीति असफल हुई। पहला ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। और तीसरा और चौथा बलबन। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है। कुणबी, देशमुख, सूबेदार और पेशवा। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, कुणबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। पहला है सामूहिक और सामाजिक भोज, दूसरा है अंतर जातीय विवाह, तीसरा है विरोध प्रदर्शन हेतु आगे आगे बढ़ना, चौथा मंदिर प्रवेश। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, मंदिर प्रवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्य के प्रमुख के लिए प्रयोग होता था, प्रमुखों के लिए प्रमुख होता था, वो है दक्षिण पथ, महामंडेश्वर, राजा राजा देवा और राजा राजदेवा और मुवेंदर। आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, मुवेंदार हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, दृढ़ कथन। पहला है, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोंतर की गिनती संदम रेखा से शुरू किया जाए। दूसरा है, सभी देशांतर यामंतरों की लंबाई समान होती है। तो इसमें क्या सही है, ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है तो बिल्कुल सही है। देखिए, इसे जो है ना, जो आपका पश्चिम और पूरब को जो जोड़ता है इसको हम लोग आसांस कहते हैं। जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और ये जो देशांतर की जो लंबाई होती है ना, ये बिल्कुल समान होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर डी हो जाएगा कि दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या है इसका। नेक्स्ट है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, पहला है आपका भूमि परत, दूसरा उद्दामी परत, तीसरा वितान, चौथा है तरुण वृक्ष और पांचवा है झाड़ीदार परत। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले है आपका भूमि परत हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा झाड़ीदार परत हो जाएगा, आंसर बी। फिर आपका हो जाएगा तरुण वृक्ष हो जाएगा, फिर हो जाएगा वितान हो जाएगा, फिर उद्दामी परत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पर्णों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती है, ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहती है, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती है। नेक्स्ट है, मानसून पर्णें अस्थायी पर्णों का एक उदाहरण है। हमारा आंसर क्या है कि वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती है। अस्थायी मतलब क्या होता है, जो कि आपका परमानेंट होता है। परमानेंट क्या हो गया कि भाई ये जो अपनी दिशा अगर निश्चित है और वर्ष भर लगातार चल रहा, तो यही तो आपका अस्थायी हो गया। हमारी जो पवनें होती है 3 प्रकार की होती है, स्थानिक होती है, अस्थाई होती है। तो जो स्थानिक होती है वो किसी किसी जगह पे होता है। ठीक है, एक मानसून होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो लगातार एक ही किसी निश्चित दिशा में चलती है उसको हम लोग अस्थाई कहते हैं। स्थानिक किसको कहते हैं, तो जैसे कि जो समुद्र इलाका में जो चलता है या जो डेजर्ट में जो लू चलता है, ठीक है, ये अस्थानीय हो गया, इसको स्थानिक पवनें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर समुद्र में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और जो आपकी डेजर्ट में जो गर्म हवा चलती है, तो दोनों अलग होता है। तो ये अलग अलग जगह पे होती है, इसको हम लोग स्थानिक कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम से क्या होगा। तो 1:40 अपरा होगा या 1:40 पूर्वा होगा या 11:20 पूर्वा होगा। तो क्या होगा आपका 10:20 पूर्वा होगा। ठीक है, 25 डिग्री पश्चिम। देखिए, ये जो है ना, जब हम लोग चैप्टर किए हुए हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और हम लोग एक क्लास किए हुए भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से समझना है। तो जो कि हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आप नहीं देखिए तो आप एक बार जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा जो है पूछा जाता है। ठीक है,
तो ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है कि आखिर बार 10-20 अपूर्वा कैसे आया या आपका अपरा कैसे आया, ये सब अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। पहला देखिए, ये किसका मतलब फीचर्स बता रहा कि घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। पहला तो बोल रहा उष्णकटिबंधीय पर्णवर्ती वन, दूसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय शताबहार वन और चौथा शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो देखिए ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बातें कर रहा कि ये जो वन होती है ना घना होता है और भूमध्य रेखा के पास होती है और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। पहला, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। दूसरा, लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वो कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। नेक्स्ट है, लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है? तो क्या केवल ए सही है और सी सही है? अब देखिए आपको तो पता होगा लोग कठिन जलवायु में रहने का वरीयता, कठिन जलवायु में क्या वो रहना चाहते हैं कोई भी? तो ऐसा तो नहीं है कठिन जलवायु में रहना चाहिए, रहना कोई चाहेगा। या सी बोल रहा है देखिए समतल मैदान और सहज ढालों पर रहना लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पर्वत इलाके में रहना पॉसिबल उतना नहीं होता और वो उसके लिए अच्छी नहीं होती, वहाँ रहना मतलब कि सेफ़ नहीं होता। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे वरीयता देते हैं, ये तो भाई बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कृषि करना कितना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो तो पर्वतीय इलाका रहता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल सही है ना कि नदी और घाटी में जल की उपलब्धता होती है और इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि इन्हें जो है कृषि के लिए पानी भी मिल जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। और फिर जो समतल ज़मीन है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, इसलिए ए और सी हम लोग का सही है, बाकी दो गलत है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है? पहला है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, दूसरा है कला संगीत और नृत्य पर बल देना। तो इसमें देखिए विज्ञान और तकनीक की आलोचना से ए और बी, ए और सी, बी और सी। अच्छा यहाँ पे पहले देख लीजिए, पहला ऑप्शन बोल रहा प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, कला संगीत और नृत्य पर बल देना, और इसे पाश्चात्य सभ्यता, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन तो हमसे हो नहीं रहा, सभ्यता विज्ञान और तकनीक की आलोचना। ठीक है, तो हमारा क्या जो है इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ए और बी, ए और सी, बी और सी, ये आपका तीनों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, ए और बी। सी जो है गलत है कि इसमें सभ्यता विज्ञान और तकनीक की आलोचना, ये देखिए ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की आलोचना, आलोचना तो नहीं किया जा सकता, विज्ञान और तकनीक की तो आलोचना नहीं की जा सकती है, मतलब साइंस या टेक्नोलॉजी की क्या आलोचना किया जाएगा? तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी गलत है, तो ए और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ए और बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। पहला है तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। दूसरा, स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। और नेक्स्ट बोल रहा स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या ए और बी दोनों सही है, या बी और सी दोनों सही है, या ए और सी दोनों सही है, या ए बी सी सभी सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में ही होता है। तो मिश्रित कृषि में निम्न स्तर मतलब क्या हो गया? बिल्कुल नीचे। ठीक है, बिल्कुल जो निम्न होता है, जैसे अगर हम लोग ऐसे ही जो कृषि में ऐसे ही अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे कोई तकनीकी का उपयोग नहीं कीजिएगा। तो क्या इस तरीके से हम लोग मिश्रित कृषि में करेंगे? तो भाई ऐसा तो नहीं है, मिश्रित कृषि में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी क्या पूरा स्थानांतरित
तो बी और सी हम लोग का दोनों सही है, ठीक है, यानी बी और सी जो है दोनों सही है, ए गलत है। नेक्स्ट है 1964 ईस्वी में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो देखिए आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? आयुक्त, सचिव और निगम परिषद और प्रशासनिक प्रमुख। हमारा आंसर हो जाएगा पार्षद, निगम पार्षद, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए है? ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है आपका रूढ़िवादी और जेंडर स्टेरियोटाइप से। पहला बोला कि लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, दूसरा बोला लड़के शरारती होते हैं, तीसरा बोला लड़कियां अच्छा खाना पकाती है, चौथा बोला लड़के संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं लड़के। ये जो है हाँ लड़कियां संवेदनशील होती है, लेकिन लड़की के बारे में बोल रहा तो ये हमारा जो हो जाएगा स्टेरियोटाइप हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनु स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मनु शब्द का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, हाथ, लेग, बुद्धि। तो मनु मतलब क्या होता है? हाथ होता है, हस्त होता है, ठीक है, यानी मनु स्क्रिप्ट मतलब लिखना और मनु मतलब हाथ होता है। तो जब हम लोग हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं इसको हम लोग मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, और इंग्लिश में मैन्यू स्क्रिप्ट। तो ये एक लैटिन भाषा है और इसका मतलब मनु मतलब क्या होता है? तो हाथ होता है और स्क्रिप्ट मतलब लिखना होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।